नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं द थ्री फेमस कर्नाटिक वॉर्स के बारे में। आखिर क्या है ये थ्री कर्नाटिक वॉर? भारत में हुकूमत जमाने के लिए फ्रेंच और ब्रिटेन दो यूरोपियन कंपनी ने अपने बीच तीन जंग लड़े थे, जिसको नाम दिया गया था द थ्री कर्नाटिक वॉर्स। कर्नाटिक दरअसल एक इंग्लिश शब्द है जो कि अंग्रेजों के द्वारा कोरोमंडल कोस्ट और उसके आसपास के एरिया को दिया गया था। तो आइए इस वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। यूं तो ब्रिटेन और फ्रांस दोनों भारत ट्रेड करने के रीजन से आए थे, मगर यहाँ के रिसोर्सेस को देखकर वो इनमें हक जमाने का कोशिश में लग गए। यहाँ से दोनों कंपनी के बीच धीरे धीरे टेंशन बढ़ने लगा। दी फर्स्ट कर्नाटिक वार फ्रॉम 1746 टू 1748। इमीडिएट कॉज: फ्रांस इंडिया में अपने कमजोर पकड़ को लेकर कॉन्शियस था, मगर ये सब तब शुरू हुआ जब ब्रिटिशर्स के नेवी ने शहर बर्नेट के अंडर एक फ्रेंच शिप को सीज किया। बदले में फ्रेंच ने 1746 में ब्रिटिशर्स के मद्रास फोर्ट को सीज किया, मॉरिशस के फ्रेंच गवर्नर का हेल्प लेकर, और यहाँ से पहला कर्नाटिक वार स्टार्ट हो गया। सिग्निफिकेंस: फर्स्ट कर्नाटिक वार को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इस जंग में फ्रेंच के छोटे से आर्मी ने कैप्टन पैराडाइज के अंडर ब्रिटिश और नवाब ऑफ कर्नाटिक अनवरुद्दीन के बड़े से कॉम्बाइंड फोर्सेस को हराया था, जिसको महफूज खान लीड कर रहे थे। ये जंग मद्रास के सेंट थॉमस के रिवर अडियर के किनारे लड़ा गया था। इस जंग के बाद ब्रिटिशर्स को पता चल गया कि कैसे एक छोटे से डिसिप्लिन फोर्स एक बड़े से आर्मी को हरा सकता है। रिजल्ट: जंग में हारने के बाद ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच के साथ द ट्रीटी ऑफ अस्चेन साइन किया, जिसमें ब्रिटेन ने फ्रेंच को उसका नॉर्थ अमेरिका में ऑक्युपाई किया गया टेरिटरी वापस लौटा देता है। बदले में फ्रेंच ब्रिटेन को मद्रास फोर्ट वापस कर देता है, और इस ट्रीटी के तहत द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन भी एंड हो जाता है। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन: दरअसल ब्रिटेन और फ्रेंच के बीच यूरोप में बहुत पहले से एक ट्रेडिशनल राइवलरी चला आ रहा था, जिसको नाम दिया गया था द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। दी सेकेंड कर्नाटिक वॉर फ्रॉम 1749 टू 1754। बैकग्राउंड: फर्स्ट कर्नाटिक वार के जीतने के बाद फ्रेंच गवर्नर डुप्लिक्स ने अपने साउदर्न इंडिया में फ्रेंच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहा, जिसके वजह से वो लोकल डायनेस्टिक डिस्प्यूट्स में भी इंटरफेयर करने लगे। इमीडिएट कॉज: द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ हैदराबाद निजामुल मुल्क के 1748 में देहांत होने के बाद हैदराबाद के लोकल डायनेस्टी में पावर के लिए स्ट्रगल दिखाई देने लगे। हैदराबाद के थ्रोन पे मेनली दो आदमी क्लेम करने लगे। उनमें से एक का नाम नासिर जंग था, जो कि निजामुल मुल्क के अपने सन थे, और दूसरे का नाम मुजफ्फर जंग था, जो कि निजामुल मुल्क के ग्रैंडसन थे। मुजफ्फर जंग का कहना था कि मुगल एम्परर ने उन्हें हैदराबाद का गवर्नर जनरल अपॉइंट किया है, और उनके सपोर्ट में नवाब ऑफ कर्नाटिक चंदा साहेब खड़े हुए। फ्रेंच मुजफ्फर जंग और चंदा साहेब को सपोर्ट कर रही थी, जहां पर इंग्लिश नासिर जंग और अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर रही थी। मुजफ्फर जंग, चंदा साहेब और फ्रेंच के कॉम्बाइन आर्मी ने नासिर जंग, अनवरुद्दीन और इंग्लिश के कॉम्बाइन आर्मी को 1749 में द बैटल ऑफ अंबुर में हराया, और जिसमें अनवरुद्दीन मारे गए। द बैटल ऑफ अंबुर जीतने के बाद मुजफ्फर जंग को डेक्कन का सूबेदार बनाया जाता है, और डुप्लिक्स को मुगल एम्परर का साउथ टेरिटोरीज का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, और फ्रेंच को प्लीज करने के लिए मछलीपट्टनम और ओडिशा के बालेश्वर में एक फोर्ट बनाने का परमिशन मिल जाता है। बैटल ऑफ अंबुर हारने के बाद इंग्लिश गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने रिवेंज के लिए एक प्लान बनाते हैं। अगस्त 1751 में 210 लोगों का आर्मी लेकर अचानक से आरकोट में हमला कर देते हैं, और उसे कैप्चर भी कर लेते हैं। दरअसल आरकोट कर्नाटक का कैपिटल सिटी था। अपने कैपिटल सिटी को बचाने के लिए चंदा साहेब ने त्रिचिनोपोली से अपना आर्मी हटाकर 4000 लोगों का एक आर्मी लेकर आरकोट के तरफ बढ़ने लगते हैं, और उसे वो वापस जीत नहीं पाते हैं, जिसके वजह से वो त्रिचिनोपोली और कर्नाटक दोनों से अपना हाथ धो बैठते हैं, और वहां पर त्रिचिनोपोली के एड में मराठा चीफ मोरारी राव आगे बढ़ते हैं, जिसके वजह से चंदा साहेब वापस त्रिचिनोपोली पे भी हमला नहीं कर पाते, और इस तरह फ्रेंच आर्मी और चंदा साहेब को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया जाता है।
आखिर में दोनों चंदा साहब और फ्रेंच गवर्नर डुप्लिक्स द आइसलैंड ऑफ श्रीरंगम में सरेंडर करते हैं और 1752 में मोहम्मद अली द नवाब ऑफ त्रिचिनोपोली के हाथों से चंदा साहब मारे जाते हैं। रिजल्ट: फ्रेंच अथॉरिटीज इस वार में हुए फाइनेंशियल लॉसेस से गुस्सा होकर डुप्लिक्स को 1754 में वापस बुला लेते हैं। उसके बाद गोडेयू को फ्रेंच का नया गवर्नर बनाया जाता है। गोडेयू इंग्लिश के साथ नेगोशिएशन करके एक ट्रीटी साइन करते हैं जिसमें इंग्लिश और फ्रेंच दोनों डिसाइड करते हैं कि इंडिया के लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे और एक दूसरे के ऑक्युपाई किए गए टेरिटरीज को वापस कर देंगे। इस वार के बाद जितने भी इंडियन प्रिंस और किंग थे वो सब यूरोपियन पे धीरे धीरे डिपेंड होने लगे। दी थर्ड कर्नाटिक वार फ्रॉम 1756 टू 1763। बैकग्राउंड: 1758 में जब फ्रेंच आर्मी ने लेली के अंडर आकर इंग्लिश के सेंट डेविड और विजयनगरम फोर्ट को सीज किया, तब बदले में इंग्लिश ने फ्रेंच के मसूलीपट्टनम फोर्ट को कैप्चर कर लिया, जिसमें फ्रेंच को हेवी लॉसेस का सामना करना पड़ा और ये वार जनवरी 22, 1760 में इंग्लिश के जीत के साथ एंड हुआ। जनरल इरी कूट के लीडरशिप में इंग्लिश ने फ्रेंच आर्मी और फ्रेंच गवर्नर थॉमस आर्थर दे लेली को पूरी तरह अपरूटेड कर दिया, जिसमें थॉमस आर्थर दे लेली को प्रिजनर ऑफ वार बनाया गया और इसके साथ फ्रेंच पावर का इंडिया में डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। रिजल्ट एंड सिग्निफिकेंस: थर्ड कर्नाटिक वार के बाद इंग्लिश और फ्रेंच दोनों ने द ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में साइन किया। इस ट्रीटी के तहत फ्रेंच को उसका फोर्ट वापस लौटा दिया गया। इसके बाद से इंग्लिश सुप्रीम यूरोपियन पावर बन गया इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इस वार का सिग्निफिकेंस ये था कि इस वार में दोनों इंग्लिश और फ्रेंच के आर्मी के तरफ से इंडिया के लोकल लड़ रहे थे, वो आज सिपोइस इसमें सर्विस दे रहे थे। तो आइए जानते हैं आखिर क्या रीजन था इंग्लिश के सक्सेस होने का और फ्रेंच के फेलोर होने का। ओनरशिप: जहां फ्रेंच कंपनी को फ्रेंच के मोनार्की हैंडल कर रहे थे, वहां पर इंग्लिश कंपनी को एक प्राइवेट एंटरप्राइज हैंडल कर रहा था, जिसके कारण जो भी डिसीजन है वो इंग्लिश कंपनी फ्रीक्वेंटली ले पा रही थी बिना किसी के परमिशन के वेट किए बिना। दूसरी तरफ फ्रेंच कंपनी को डिफरेंट अथॉरिटीज और मोनार्की ने हैंडल कर रखा था, जिसके वजह से डिसीजन टेकिंग में लेट हो रहा था और इस वजह से वो वार में पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। नेवल सुपरियोरिटी: नेवी के ओर से देखें तो यहाँ भी इंग्लिश कंपनी फ्रेंच कंपनी से सुपरियर थी, जिसके मदद से इंग्लिश कंपनी फ्रेंच के वाइटल सी लिंक और एड को कट ऑफ कर पाई। जहाँ पर इंग्लिश इम्पोर्टेंट टेरिटरीज लाइक कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास हेड कर रही थी, वहाँ पे फ्रेंच के पास सिर्फ मसूलीपट्टनम का फोर्ट था, जिसके वजह से इंग्लिश हमेशा फाइनेंशियल सरप्लस में थी और फ्रेंच फाइनेंशियल लॉसेस में। इंपेरियलिस्टिक मोटिव: इंडिया में राज करने के एम के बावजूद इंग्लिश कंपनी ने कभी अपने ट्रेड को अफेक्ट होने नहीं दिया, जिसके कारण हमेशा उनके पास वार के लिए सफिशिएंट फंड जमा रहती थी। लीडरशिप: लीडरशिप एक मेजर रोल प्ले करता है फ्रेंच के फेल्योर और इंग्लिश के सक्सेसफुल होने के पीछे। जहां पर इंग्लिश के पास रॉबर्ट क्लाइव, इरी कूट, प्रिंस लॉरेंस जैसे एफिशिएंट लीडर थे, वहां पर फ्रेंच के तरफ से एक ही डुप्लेक्सिस थे, जिसके वजह से फ्रेंच आर्मी को एक प्रॉपर डायरेक्शन और वार के फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहे थे और यही सब वो रीजन है जिसके वजह से इंग्लिश कंपनी फ्रेंच कंपनी से सक्सेसफुल दिखाई दे रही थी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक करके जा सकते हैं।